हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया। चलो जी। तो दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में बात की थी भारत के भूगोल की। आज उसी की ही हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमने उसमें भारत के भौतिक भूगोल की बात की थी, तो भारत के भौतिक प्रदेशों की बात की थी। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने 5 भौतिक प्रदेश देखे थे कि कौन कौन से 5 भौतिक प्रदेश होते हैं और किसके आधार पर बांटा था हमने। शैलक्रम, निर्माणावस्था और उच्चावच के आधार पर उनको 5 भागों में बांटा था। सर्वप्रथम हमने बात की थी उत्तरी भारतीय पर्वतीय प्रदेश की। ठीक है, तो उसमें क्या बात की थी हमने, उसके क्षेत्रफल की बात की थी कि इसकी लंबाई है वो कितनी 2400 किलोमीटर के लगभग है। इसकी चौड़ाई है वो अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है। फिर हमने इसके दिशाओं के चारों ओर जो क्षेत्र फैले हैं उनकी बात की थी कि इसके पूर्वी दिशा में कौन सा देश फैला हुआ है, पश्चिमी दिशा में कौन सा है, उत्तरी दिशा में कुनलुन श्रेणी है, तिब्बत का पठार है अपना। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसने अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा था कि 22 देशांतरों के मध्य आता है ये। तो इसका क्या है, हमने सामान्य परिचय प्राप्त किया था, मतलब सामान्य इंट्रोडक्शन हमने प्राप्त किया था इसका कि भाई इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान क्या है, क्या नहीं है ये। आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं उसी की ही उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो उसकी किस तरह से तो उत्पत्ति हुई, भाई उसका निर्माण भी तो हुआ है, किस वजह से उसका निर्माण हुआ और किस काल में उसका निर्माण हुआ। सिर्फ दो ही चीजों की बातें करेंगे और बार बार यहां से अगर किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश का, तो घुमा घुमा के बार बार यहीं से प्रश्न आ रहा है, एक दो प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है, और उसमें से आजकल एग्जामिनर है वो सरल प्रश्न पूछता नहीं है, जिस तरीके से उसकी लंबाई कितनी है, मतलब प्रश्न को घुमा के पूछता है कि बच्चे अभ्यर्थी ने कहां तक उसका अध्ययन किया है। तो हम आज उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करने वाले हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो हमारे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, किस काल में हुआ है, उसके सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत कौन किसने किसने दिए हैं। उन सिद्धांतों की ज्यादा गहराई से तो अध्ययन करेंगे नहीं हम, क्योंकि ये सिद्धांत ज्यादा गहराई से अध्ययन करने का मतलब ये है कि फिर तो वो व्याख्याता लेक्चरार वाले में चला जाएगा। तो हम ज्यादा गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे उन सिद्धांतों को। उसी सिद्धांतों के आधार पर हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, उत्तरी पर्वतीय भारत भौतिक प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वो क्या है, अब देखो यहाँ पर पिछली बार एसएससी की जो एग्जाम लगी थी उसमें क्या हुआ था, हमारा तो एक रटा रटाया हुआ है कि हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई थी। ये बात तो ठीक है, चलो भाई मानते इयोसीन काल में हुई थी, लेकिन एक पर्सन ऐसा आया था उसमें उसने ये लिख दिया कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। उसमें ऑप्शन ये भी था, इयोसीन भी था, दूसरा भी था प्लायोसीन भी था, तीसरा ओलिगोसीन भी था और चौथा और था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आया था। अब उसमें से क्या हुआ, 99 ने क्या कर दिया, उसमें तो इयोसीन काल कर दिया। ठीक है, तो वो सरासर गलत हो गया। क्यों गया, क्योंकि हमारा तो रटा रटाया हुआ प्रश्न था, वो उत्तर था उसका कि इयोसीन काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसने प्रश्न को घुमा के पूछ लिया कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है, निर्माण अवस्था किस काल में माना जाता है उसका। तो इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आजकल सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते। सामान्य प्रश्न जो वन लाइनर प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं वन लाइनर प्रश्न भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वन लाइनर प्रश्न है वो तो सभी बच्चे करेंगे भाई। जिसने जो पढ़ रहे हैं, जो सामान्य अध्ययन कर रहा है वो भी करेगा उसको, जो अधिक गहराई से अध्ययन कर रहा है वो भी उसको करेगा। सामान्य प्रश्न तो सभी करेंगे, लेकिन जो मेरिट रखने वाले प्रश्न होते हैं वो कौन से होते हैं, जो 25% प्रश्न हैं ऐसे कुछ गहराई से, वो पर्सन मेरिट रखते हैं सबसे ज्यादा। तो हम उनकी जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सबसे पहले उसको समझ करके पढ़ो कि क्या है क्या नहीं है। रट्टा मारने से कभी भी उत्तर है वो सही नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो भी आगे वाले जो प्रश्न कठिन स्तर होता है जिन प्रश्नों का, क्योंकि पेपर में सारे प्रश्न सरल नहीं आते हैं, उनमें से कुछ कठिन स्तर भी होता है उन प्रश्नों का, और जो अभ्यर्थी उन कठिन स्तरों के प्रश्न को कर देता है वो बंदा क्या करता है, मेरिट में उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करने वाले हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसकी निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है,
उसका जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, उसके निर्माण और उत्पत्ति के बारे में हमारे को किन किन विद्वानों ने क्या क्या बातें बताई है। ठीक है, तो इसमें से देखो सिद्धांत बताए हैं उन विद्वानों ने, काफी विद्वानों ने सिद्धांत बताए हैं, जोली ने बताया, डेली ने बताया, उसने भी बताया, इसने भी बताया, लेकिन दो ही सिद्धांत प्रचलित है वर्तमान समय में, और वो दो ही सिद्धांत पूछे जाते हैं एग्जाम में। दो ही सिद्धांत, उनको ज्यादा गहराई से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि हिमालय श्रेणी या उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है उसके बारे में, निर्माणावस्था के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत किसका है। तो सर्वमान्य सिद्धांत है वो पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो सर्वमान्य सिद्धांत दो ही प्रचलित है, लेकिन हमारे को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ने से पहले उनके काल है, उससे पहले उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई उनके काल है वो क्या है। कईयों को ये भी मतलब ये मालूम नहीं होता भी काल होते हैं वो क्या होते हैं, उसको सीधा रट लेते हैं भाई ये फलाना है, ये दिखड़ा है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। उनको क्या समझना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हैं। अब आज हम देखते हैं सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम बात न करके कि एक बार छोटा सा एक टॉपिक है काल के बारे में, वो समझेंगे कि ये महाकल्प है, कल्प है, युग है, शक है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि मतलब आगे हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ें उनमें हमारे को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तरी ये काल वाला देखते हैं भाई। एक तो होता है महाकल्प, एक तो होता है महाकल्प जो आपने देखा होगा, एक होता है कल्प, एक होता है कल्प, और एक होता है शक, एक होता है शक या काल होता है, एक होता है शक या काल होता है। अब देखो इसमें जो यूरोपीय भूगर्भीय वैज्ञानिक है उन्होंने पूरी पृथ्वी के इतिहास को, पूरी पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास को उन्होंने समझना। एक बार जो यूरोपीय भूगर्भिक वैज्ञानिक है उन्होंने पूरी पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा है। कितने महाकल्पों में बांटा है? 5 महाकल्पों में बांटा है। ठीक है, अब इन 5 महाकल्पों में बांट करके उन्होंने क्या किया, इन्हीं महाकल्पों में से और 4 कल्प और बांट दिए। कितने बांट दिए? 4 कल्प बांट दिए। उसके बाद में शक और काल को कितने भागों में बांटा? 16 में बांटा। भाई ऐसा है, इनमें से महाकल्प की उन्होंने संख्या कितनी बताई? पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। ठीक है, अब इन 5 महाकल्पों में 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 5 तक तो सारे बराबर है, 1 से लेकर तो 5 तक बराबर है, लेकिन जो 5वां भाग है इसका, इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। इसको इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया, 1 और 2। 5वें भाग को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। आपको सिर्फ समझना इतना ही है, काम वाली बातें हैं वो मैं इसमें बता दूंगा। आपके जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो काल काम में आएगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका जो पहले इसकी पृष्ठभूमि तो समझे। भाई इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इयोसिन क्या होता है, प्लायोसिन क्या होता है, मायोसिन या क्या होता है, ये तो पता हो हमारे को। ठीक है, अब महाकल्प है, कल्प है, या कल्प को युग भी कहते हैं, कल्प को युग भी कहते हैं, कल्प को युग भी कहते हैं। अब महाकल्प है, कल्प है, ये क्या है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए हमारे को। तो महाकल्प पृथ्वी के, एक बार दोबारा से सुनना, यूरोपीय भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास को, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को, पूरी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा। और कल्प उन्हीं महाकल्पों में से, उनमें से 4 तो क्या कर दिए? कल्प कर दिए, और 16 इन्हीं में से क्या बांट दिए? शक और काल का बांट दिए। भाई महाकल्पों में कौन आएगा? कल्प आएगा, और शक और काल में कौन आएंगे? ये आएंगे कल्प, शक और काल में कल्प आएंगे। ठीक है, तो 5 महाकल्पों में बांटा, 5वां भाग है उसका 1 नंबर और 2 नंबर, 5वें भाग को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, फिर आता है भाई कल्प को कितनी श्रेणी में बांटा? 4 श्रेणी में बांटा। कितनी श्रेणियों में बांटा? 4 श्रेणियों में बांटा। ठीक है, अब उन्हीं 4 श्रेणियों के, अब देखो कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं आपको, कभी कभी महाकल्प भी देता है, कल्प भी, और दोनों के एक जैसे नाम होते हैं, दोनों के एक जैसे नाम होते हैं। उनमें सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहता है कि ये महाकल्प है या फिर कल्प है। तो इनमें से जो पहले वाले 2 हैं, 1 नंबर का, 2 नंबर का, उनका तो इन्होंने क्या रख दिया? एक नाम रख दिया, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, अब बच्चे मेरे पास में कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उनके बाद में इसके 2 भाग हमारे पास में बच गए। ठीक है, अब देखो
तीसरा, चौथा, पांचवा बचा हमारे पास में। तो इनमें से ही इन्होंने क्या किया, इन कल्प और युग को 4 भागों, भाई इसके जो 4 भागों के नाम है, पहले दूसरे तीसरे को छोड़ दो, और उसके बाद में इसके जो 4 महाकल्पों के बाद नाम है वो ही इसके नाम है, वो ही इसके नाम है, सेम टू सेम इसी के ही नाम है। ठीक है, तो महाकल्प और कल्पों में ये सबसे बड़ा सस्पेंस होता है कि ये महाकल्प है या कल्प है। भाई जी जो इनके 4 के अंत वाले, इसके पहले वाले का और दूसरे वाले का, एक का, दो का, और उसके बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा, जो इनके नाम है वो ही इनके नाम है। ठीक है, आगे बात समझ में, जो इनके नाम वो इनके नाम है। फिर इन 16 महाकल्पों को, 16 शक और कालों को इन्होंने क्या किया, इन 4 भागों में बांट दिया भाई, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे बांट दिया इनको। अब ये 16 शक और काल है, इनमें से इन्होंने पहले वाले में तो कितने रख दिए, 6 शक रख दिए, 6 शक या कितने रख दिए, 6 काल रख दिए। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ कॉमन सेंस की चीजें वो समझनी है, वरना ये काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, क्योंकि सामान्य चीजें बता रहा हूं मैं आपको, भाई सामान्य क्या क्या होता है उसमें। जो हमारे काम वाली बातें होगी, हमारे जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में होगा, वो मैं अपने आप बता दूंगा कि कहां पर आएगा। इसमें से 6 बांट दी। अब बच्चे कितने अपने पास में, 10 बचे। 10 बचे तो उनमें से 3 इसमें आ गए, किसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, 3 किसमें आ गए, इनमें आ गए। तीसरे नंबर का अपना आता है, तीसरे नंबर का 5 इसमें आ गए, कितने आ गए, 5 इसमें आ गए, 5 शक या काल इसमें आ गए। और उसके बाद में चौथे वाले में कितने आ गए, देखो 5 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 2 इसमें आ गए, 2 किसमें आ गए, इसमें आ गए। अब इसमें आ गए। अब देखो यहां पर महाकल्प 5 थे भाई, पृथ्वी के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया, इसी के ही 4 भागों का नाम इनमें है। ठीक है, इसके जो नाम है वो भी इसके ही नाम है, कल्प और युग के। फिर 16 शक और कालों में इसको बांटा गया भाई, 4 भागों को ही 16 और कालों में 16 भागों में बांट दिया। पहले वाले भाग में अपने पास में 6 शक और काल थे, दूसरे वाले भाग में हमारे पास में 3 और शक काल थे। ठीक है, अब यहां से हमारा यहां तक तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप इनके नाम देखना चाहते हो तो नाम इसके जो पहला वाला कल्प था उसका नाम था पैलियोजोइक। क्या नाम था, पैलियोजोइक नाम था। ठीक है, पहले वाले कल्प का क्या नाम था हमारे पास में, पैलियोजोइक नाम था। दूसरे वाले कल्प की बात करते हैं तो दूसरे वाले कल्प का क्या नाम था, मायोजोइक। ठीक है, दूसरे का क्या नाम था, मीसोजोइक, सॉरी क्या नाम था, मीसोजोइक था। तीसरे वाले कल्प का नाम अपने पास में क्या था, तीसरे वाले का नाम क्या था, सीजोजोइक। तीसरे वाले कल्प का नाम क्या था अपने पास में, सीजोजोइक। चौथे वाले कल्प का आपके पास में क्या नाम था, नियोजोइक। चौथे वाले कल्प का अपने पास में क्या नाम था, नियोजोइक। ठीक है भाई, 4 के नाम मैंने लिख दिए, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीजोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, सभी के बाद में याद करने का तरीका पता है, सबके बाद में जोइक जोइक लगा हुआ है। ठीक है, और बात है देखो पहले वाले महाकल्प की बात करता हूं मैं, पहले वाले का क्या नाम है अपने पास में, उसमें कितने शक और काल है, उसका क्या नाम है, पैलियोजोइक। दूसरे वाले का कल्प और युग का क्या नाम है, दूसरे वाले का अपने पास में क्या है, 3 शक और काल है दूसरे वाले में, उसका क्या नाम है दूसरे वाले का, मीसोजोइक। तीसरे वाले का अपने पास में क्या नाम है, तीसरे वाले का सीजोजोइक है, उसमें कितने शक और काल है, 5 शक और काल है। चौथे वाले में अपने पास में कितने काल है, चौथे वाले क्या नाम है, नियोजोइक नाम है, उसके कितने हैं, 2 शक और काल है। अब देखो हिमालय की जो उत्पत्ति से संबंधित काल है, भाई उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं हमने, मैंने ये सामान्य बातें बताई हैं आपको कि ये काल क्या होते हैं, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले का नाम बता दिया। अब कल्प और युग, कल्प और युग, अब इनके 4 के नाम है, ये जो 4 नाम है ये ही इसमें महाकल्प में, तो मैं इसको महाकल्प बोल सकता हूं, इसको महाकल्प भी बोल सकता हूं मैं इसको। भाई अगर इसको कल्प बोल सकता हूं, कल्प की ये ही इसमें नाम है तो इसको मैं कल्प भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो महाकल्प और कल्प भी बोल सकता हूं, तो ये क्या बोल सकता हूं मैं इसको, महाकल्प और कल्प। ठीक है, दोनों बोल सकता हूं मैं इसको, या फिर कल्प को युग भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बोल सकते। भाई मैंने ये बताया सेम टू सेम ये ही नाम किसके हैं, इसके नाम है, इसके नाम है, तो इसको मैं महाकल्प या कल्प बोल सकता हूं। यहां तक बात अपनी क्लियर होती है। अब देखो हमारे उत्तरी पर्वतीय माला है, उससे संबंधित कौन सा काल है, भाई बात ये आती है उससे संबंधित, अपन पढ़ हो रहे हैं तो उससे संबंधित कौन सा काल है अपने पास में, तो ये जो तृतीयक है। अब देखो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथा वाला हो गया। ठीक है,
अब इनके दूसरे भी नाम होते हैं। इनके दूसरे नाम क्या होते हैं? इसको प्राथमिक, इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक, इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक और इसको चतुर्थक, इसको चतुर्थक। अब देखो प्राथमिक, प्राथमिक कलप, ठीक है, द्वितीयक कलप, तृतीयक कलप और चतुर्थ कलप। इनको ये भी कहा जाता है, इनके ये तो क्या है? पेलियोजोइक, मायोसिन, सिनोजोइक और नियोजोइक। ये तो यूरोपीय भूगर्भिक वेताओं ने इन्होंने क्या किया? इनके नाम रखे। फिर भारतीयों ने इनके नाम रख दिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक नाम रख दिए। प्राथमिक है, पेलियोजोइक है, प्राथमिक बोल दो चाहे पेलियोजोइक बोल दो, द्वितीयक है चाहे मायोसिनोजोइक बोल दो, तृतीयक है उसको सिनोजोइक, सिजोजोइक बोल दो, चौथा है वो अपने पास में नियोजोइक है। तो ये दोनों ही मतलब क्या है? इनके एक ही नाम है, इसको प्राथमिक है, ये द्वितीयक, ये तृतीयक। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बार इनके नाम न देख करके क्या करता है वो ये वाले दे देता है, इनके नाम न देख करके ये वाले दे देता है कि इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई है। तो अब ये देखो, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया अपने पास में, ये तृतीयक हो गया अपने पास में, ये चतुर्थ हो गया, ठीक है। तो दोनों मतलब इनके क्या? प्राथमिक बोल दो, पेलियोजोइक बोल दो, इसका नाम द्वितीयक बोल दो, चाहे मायोजोइक बोल दो, तृतीयक बोल दो, चाहे सिजोजोइक, चतुर्थक बोल दो, चाहे नियोजोइक बोल दो। यहां से उलझाने का प्रयास करता है वो, और हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं उनको, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये नहीं पता होती हमारे को उनको, क्योंकि हमारा काम ही रट्टा मारने का है। हम रट्टा मारते जाते हैं और फिर वो क्या होता है? एग्जाम में घुमा के जब प्रश्न आ जाता है तो वो क्या करता है? इनको छोड़ करके इनको दे देता है कि वहां उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई। तो ये वाला इनको प्राथमिक, इसको प्राथमिक बोल सकते हैं हम, इसको द्वितीयक बोल सकते हैं, इसको तृतीयक बोल सकते हैं, इसको चतुर्थक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीजोजोइक और नियोजोइक, ठीक है। ये चार हमारे कल्प हो गए। फिर शक और काल में इसमें 6 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, इसमें 5 आते हैं, इसमें 2 आते हैं। हमारी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात शुरू होती है ये तीसरे वाले से होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। अब देखो, अब आपके ये समझ में आता जाएगा क्योंकि हमने पृष्ठभूमि देख ली इसकी, तो अब ये आगे समझ में आता जाएगा कि क्या किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं आगे वाला अपना, देखो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम अपन शुरू करते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो, उसके बारे में कि क्या क्या है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब देखो यहां से मान लेते हैं ये अपना देश भारत है, ये अपना देश भारत है, ठीक है। चलो जी ये बात भी सत्य है, मान लिया आपकी बात, ठीक है। ये अपना देश है, चलो भारत, ठीक है, ये भी मान लिया हमने बात, ठीक। यहां तक हमने आपकी बातों को मान लिया, ठीक है। ये भाई भारत है। हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो बांटा था वो कहां से कहां तक बांटा था? यहां से बांटा था हमने भाई, यहां से बांटा था ऐसे करके, इस तरीके से। फिर आगे मैंने बताया था कि छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, अराकान योमा है भाई, म्यांमार में इसी हिमालय पहाड़ियों को अराकान योमा कहते हैं। ये बातें बताई थी मैंने। अब इधर मान लेते हैं अपना कि यूरोप महाद्वीप है, इधर क्या है? यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप में एक जर्मनी देश है, क्या है? जर्मनी देश है अपने पास में। इसको समझना, इसको ये कहीं भी अगर आज आप समझ लोगे तो मैं ये गारंटी से बोलता हूँ ये बात है कि कोई भी एग्जाम हो ये बातें तो आप बोलोगे नहीं भाई। इधर अपना क्या है? यूरोप है। यूरोप में एक देश पड़ता है जर्मनी। कौन सा पड़ता है? जर्मनी, ठीक है। वहां के एक विद्वान थे, जर्मनी के एक विद्वान थे जिनका क्या नाम था? जर्मनी के विद्वान का नाम कोबर था। क्या नाम था? कोबर था, ठीक है। और कहां के थे ये? जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के थे। अब ये जो कोबर विद्वान है, ठीक है, ये कोबर विद्वान है, ये क्या करते हैं भाई, जो पर्वतीय जो श्रेणियां हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। ये भी एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, ठीक है। तो ये जर्मनी से चल करके, यहां से जर्मनी से चल करके और यहां से चल करके, और ये क्या करते हैं? इधर कौन सा देश पड़ता है अपने? चीन पड़ता है भाई, चीन पड़ता है। और आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, चीन पड़ता है। और इसका नाम लेते ही तो वैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चीन का नाम लेते ही तो देखो यहां से कोबर था ये अपना, ये जर्मनी का निवासी था।
जर्मनी का रहने वाला था। कोबर एक भूगर्भिक वैज्ञानिक था और ये जर्मनी में रहने वाला था। ये पर्वतों की जो निर्माण की अवस्थाएं हैं उनका सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। तो ये कोबर है, उससे पहले अब ये देखो, ये यहां से जर्मनी से चलता है, यहां से जर्मनी से चलता है और ये कहां पहुंचता है? चीन पहुंचता है। कहां पहुंचता है? चीन पहुंचता है। भाई एक आदमी है, एक विद्वान है सबसे बड़ा इसका पर्वतीय श्रेणियों का, वो जर्मनी का रहने वाला है और उसका नाम क्या है? कोबर नाम है। उसका नाम क्या है? कोबर नाम है। वो कोबर चल के आता है इधर से और कहां आता है? चीन में आता है। कहां आता है? चीन में आता है। समझने का प्रयास करना है इसको। चीन में आता है। अब चीन में एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है? कुनलुन। क्या नाम है? कुनलुन नाम है उसका। ठीक है, कुनलुन पर्वत है एक। क्या नाम है उसका? कुनलुन पर्वत है। अब वो आता है कहां पर? कुनलुन पर्वत पर आता है। ठीक है, कुनलुन पर्वत का वो क्या करता है भाई? अगर भूगर्भिक पर्वतों से संबंधित है तो पर्वतों का निरीक्षण करेगा वो, और तो किसी काम में आएगा नहीं। सामान खरीदने की तरह आएगा नहीं वो कि चीनी चावल लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहां से कोबर महोदय यहां से चल करके चीन पहुंचते हैं और वहां पर एक कुनलुन पर्वतमाला है। उस कुनलुन पर्वतमाला पर क्या करते हैं? अवशेष प्राप्त करते हैं। उसके चट्टानों के अवशेष हैं, उसका निरीक्षण करते हैं कुनलुन पर्वतमाला का। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? कुनलुन पर्वतमाला का इनका टारगेट यहां तक ही था, लेकिन जब ये कुनलुन पर्वत श्रेणी के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं? मैंने क्या बताया था आपको पीछे वाले में कि ये कुनलुन है, ये तिब्बत का पठार है, ये हिमालय है, यहाँ पर तारिम बेसिन है, यहाँ पर लाल बेसिन, तारिम बेसिन को ही लाल बेसिन कहते हैं इधर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से बताया था। जब ये ऊपर पहुंचते हैं कुनलुन पर्वत के, तो ये देखते हैं कि चारों ओर मतलब इनको पहाड़, पर्वत, पठार ये नजर आते हैं। तब ये इनके दिमाग में एक बात आती है कि वास्तव में यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में सर्वेक्षण करने योग्य, उनका अन्वेषण किया जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। अब ये क्या करते हैं? कुनलुन श्रेणी से वापस नहीं जाते, ये क्या करते हैं? यहां से चलते हैं। ठीक है, यहां से चलते हैं और यहां कौन सा आता है? यहां पर क्या आता है? तारिम बेसिन आता है। यहां पर क्या आता है? तारिम बेसिन आता है। और तारिम बेसिन, ठीक है, तारिम बेसिन आता है। तारिम बेसिन पहुंचते हैं ये। ठीक है जी, पहुंच गए तारिम बेसिन। उसके बाद में ये पहुंचते हैं तिब्बत के पठार। कहां पहुंचते हैं? सॉरी, तारिम बेसिन के बाद में ये इधर से चल करके और यहां जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है एक, जो क्या करता है? भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। उस काराकोरम दर्रे से ये क्या करते हैं? भारत में प्रवेश करते हैं। भाई भारत में प्रवेश कर लिया। अब ये अगर काराकोरम दर्रे से भारत में प्रवेश करेंगे तो आएंगे किससे? हिमालय पर्वतमाला से आएंगे। अब ये हिमालय पर्वतमाला से जब आ रहे थे तब इनको रास्ते में भूकंप के झटके प्राप्त हुई। भाई भूकंप के झटके हैं वो इनको प्राप्त हुए। भाई भूकंप के झटके आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आने में पहले इतने साधन तो थे नहीं। ठीक है, कि भाई ऐसे हवाई जहाज से या कोई हेलीकॉप्टर से पहुंच गई। ठीक है, तो इनको बार बार मतलब 5-7 दिन, 8-10 दिन से, जिस तरीके से इनको 2-3 महीने का टाइम लगा, उस तरीके से इनको भूकंप के झटके प्राप्त हुए। तो इन्होंने सोचा कि इतने भूकंप के झटके कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? यहां से पहुंच करके, और ये हिमालय पर्वतमाला है, ये जो उत्तरी पर्वतीय श्रेणी है उसको हिमालय पर्वतमाला कहते हैं, क्योंकि हिम का क्या वो घर है। ठीक है, वैसे श्रेणियों के अलग अलग नाम है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद में ये क्या करते हैं? यहां पर इसके चट्टानों के अवशेष लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में चट्टानों के अवशेष लेने के बाद में ये इसका निरीक्षण करते हैं। यहां तक इसका निरीक्षण करने के बाद में ये क्या करते हैं? यहां सिक्किम में कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा से होकर के ये क्या करते हैं? इधर वापस जाते हैं। भाई यहां से, अब यहां से ये आए तो इन्होंने क्या किया? यहां तक इनका क्या कर लिया? सर्वेक्षण कर लिया, मतलब अन्वेषण कर लिया। ठीक है, फिर ये नाथुला दर्रा से होकर के कहां वापस चले जाते हैं? नाथुला दर्रा होकर जाएंगे तो कौन सा पठार आएगा? तिब्बत का पठार आएगा। कौन सा आएगा? तिब्बत का पठार आएगा। तिब्बत का पठार होके
और ये वापिस कुन श्रेणी होकर इसी रास्ते से क्या करते हैं, वापिस चले जाते हैं। बीच में एक पर्वत आता है, कौन सा, एटलस पर्वत आता है। कौन सा आता है, एटलस पर्वत आता है। अब ये यहां से देखो, एक पहले इसको समझो, यहां से यहां तक आएंगे तो इनको समय लगेगा और सर्वेक्षण अन्वेषण करने के लिए काफी महीने भी लगेंगे। तो इनको क्या होता है कि 15-20 दिन से 1 महीने से क्या होता है, यहां पर पहुंचते हैं। तो इस जो ये वाली श्रेणी है, ये भारत का जो हिस्सा है, इसमें इनमें इनको क्या होता है 5-10 दिन में भूकंप के झटके हैं, वो भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सर्वाधिक बार यहां पर भूकंप के झटके, भाई एक ही क्षेत्र में अगर बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, ठीक है, 5-10 दिन 15-20 दिन, ठीक है। और अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में इधर वाले क्षेत्र में सिर्फ एक महाराष्ट्र में लोनार झील में आया था, और वो भी वैसे नहीं आया था, ठीक है। और एक कच्छ की खाड़ी में ये कोई 2-4 बार ही कोई भूकंप आया है, आज तक का रिकॉर्ड है ये इस वाले क्षेत्र में। और भारत में जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं, आप देख लेना, सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वो इस वाली श्रेणी में आते हैं। और जो हमारे को भूकंप के झटके प्राप्त होते हैं ना, उसका जो केंद्र होता है हमारे यहां नहीं होता, उसका केंद्र या तो उसका इन राज्यों में होता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, या आपका सिक्किम, या फिर जम्मू कश्मीर, ये वाली जो श्रेणी है उसका केंद्र यहां पर होता है। और वो झटके हमारे को यहां तक प्राप्त होते हैं, वो झटके, ठीक है। यहां पर केंद्र नहीं होता है, ठीक है। कोई बाय द वे कोई 5-7 बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भूकंप इस वजह से, अब इसी पर्वत निर्माण की वजह से आया भूकंप, ना, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि जो महाराष्ट्र में भूकंप आया था 1967 को, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यह बताया गया कि वो जो एक झील है, तालाब है, उसमें क्या है, पानी की अधिक मात्रा थी, और उस पानी की अधिक मात्रा होने के कारण धरातल पर दबाव पड़ने के कारण उस वजह से भूकंप आया था वो, ठीक है। कच्छ की खाड़ी वाला भूकंप था, ये भी एक समुद्र, इसका भी अधिकेंद्र ये समुद्र में था, यहाँ पर नहीं था। इस वाला भी है, तो ये अगर राजस्थान में बाय द वे भूकंप आता है तो इसका केंद्र बिंदु यहां नहीं होता है, केंद्र बिंदु भूकंप का अपने को झटके प्राप्त होते हैं, तो ये केंद्र बिंदु इनका यहां पर रहता है इनका, ठीक है। तो इनको बार बार भूकंप के झटके प्राप्त हो रहे थे कोबर साहब को। कोबर ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब यहां से हमारे को सही तरीके से सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण करके ये सारे अपने जो जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, वो लेकर के सीधे यहां से तिब्बत के पठार को देखा इन्होंने। अब देखो यहां से कुनलुन पर्वत को देख लिया इसने, तारिम बेसिन को देख लिया, हिमालय पर्वत को भी देख लिया इन्होंने, तिब्बत का पठार। यहां से जब वापस जाते हैं तो एटलस पर्वत आता है। क्या आता है, एटलस पर्वत आता है, ठीक है। तो क्योंकि जब अपने ये सोचते हैं कि हमारे को कोई चीजें मतलब हम उसमें सफल हो सकते हैं, तो उसके प्रति हमारी रुचि और अधिक बढ़ जाती है। तो उसमें ने क्या किया, एटलस पर्वत से भी कुछ क्या किया, साक्ष्य या प्रमाण लिए। फिर आल्पस पर्वत से भी ले लिए उन्होंने, किससे ले लिए, आल्पस पर्वत से ले लिए। और सीधा कहां चले गए, जर्मनी चले गए। कहां चले गए, जर्मनी चले गए। अब इन्होंने जब ये चले गए तो इन्होंने यहां के साक्ष्य प्रमाण लेने के बाद में इन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत दिया इन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। अब इनको यह पूछा गया भाई भूसन्नति क्या होती है। पहली बात तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट, भूसन्नति क्या होती है। तो भूसन्नति एक गर्त होता है, एक बड़ा गर्त होता है जिसमें क्या है, बहुत सारा समुद्री जल होता है उसमें, ठीक है। गर्त होता है, उस गर्त होता है, या फिर एक बहुत बड़ा खड्डा मान भी सकते हैं अपन सामान्य रूप से, अगर ऐसे बोले तो खड्डा मान लें या गर्त मान लो। गर्त होता है और उसकी क्या होती है, लंबाई तो होती है अधिक, चौड़ाई से भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा होती है, और चौड़ाई होती है उसकी कम। भूसन्नति किसे कहते हैं, ऐसा गर्त जिसमें क्या हो, जल का भराव हो, ऐसा गर्त जिसमें जल का, ऐसा बहुत बड़ा गर्त जिसमें जल का भराव हो, उसकी लंबाई है वो अधिक हो और चौड़ाई क्या हो, कम हो। मतलब इस तरीके से हो। ये वाला एक बार मान लेते हैं, यहां पर उत्तरी पर्वतीय माला नहीं है, ठीक है। अब ये एक तरह से क्या है, भूसन्नति है। मान लो एक तरह से क्या है, भूसन्नति है। यहां पर गर्त है इतना बड़ा, ये गर्त है, यहां पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यहां पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो देखो इसकी लंबाई है वो अधिक है, चौड़ाई है वो इसकी क्या है,
कम है इसकी, तो उसे क्या कहते हैं, भूसन्निधि कहते हैं। चलो जी, कोबर साहब की ये बात भी मान लेते हैं भूसन्निधि के बारे में। फिर कोबर साहब ने कहा कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसमें क्या हुआ, आपका महाद्वीपीय विस्थापन वाला सिद्धांत तो पढ़ा होगा, महाद्वीपीय प्रवाह वाला सिद्धांत, वेगनर का जो सिद्धांत दिया था वेगनर ने, उसमें ये नहीं पढ़ा। तो ये देखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये नाम तो आपने बिल्कुल सुने होंगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भाई जो यूरोपीय क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र है, उसे तो क्या कहते हैं, अंगारा लैंड, और जो इधर भारत वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। तो इन्होंने बताया कि जो प्राचीन समय में दो भाग थे, ठीक है, एक तो था कौन सा, अंगारा लैंड, और एक कौन सा था अपने पास में, गोंडवाना लैंड। भाई ये वाली है, इसको हमने भूसन्निधि मान लिया, फिलहाल पर्वत श्रेणी नहीं माना। इसके इधर वाला जो भाग था, इसके जो इधर वाला भाग था, इसके जो इधर वाला भाग था, इसको तो इन्होंने माना क्या, अंगारा लैंड। क्या माना भाई, अंगारा लैंड माना। ठीक है जी, बात सही है, आपकी बात मान लेंगे कोबर जी। उसके बाद में इसको मान लिया इन्होंने गोंडवाना लैंड। क्या माना, गोंडवाना लैंड, इसको मान लिया इन्होंने गोंडवाना लैंड। अब देखो यहां पर ये स्थलाकृति है, स्थल भाग है, ये भी अंगारा लैंड, और ये भी स्थल भाग है। इसके बीच में क्या है, भूसन्निधि गर्त है इसके बीच में। इनके बारे में बता रहा हूं मैं, जो इन्होंने बातें कही है वो, और वही बातें आज प्रचलित हैं। ठीक है, वही चीजें हमारे से पूछी जाती है, बार बार बुक्स में आती है, वही चीजें आती है, गाइडों में पढ़ते हो आप, वही चीजें आती है। ये जो स्थल भाग है गोंडवाना लैंड, ये क्या अपने पास में अंगारा लैंड, ये भी स्थल भाग है, ये भी स्थल भाग है। इसके बीच में क्या है, गर्त है, यानी भूसन्निधि है, जहां पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, समुद्री जल भरा हुआ है यहां पर। तो कोबर महोदय ने एक बात कही कि गोंडवाना लैंड स्थल भाग और अंगारा लैंड स्थल भाग है। ठीक है, अब जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसी के आधार पर इन्होंने बातें बताई है। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये जो स्थल भाग है और ये भी अंगारा लैंड है। अब ये बताओ भाई, यहां से कोई नदी निकलेगी, यहां से कोई नदी निकल रही है, मान लेते हैं भाई ये नदी आ रही है, और ये नदी अपने साथ में जल लेके आ रही है। अब ये जल लेके ले आ रही है, तो ये जल्दी थोड़ी ले आएगी, अवसाद भी लेके आएगी अपने साथ में, काफी पत्थर कंकड़ हैं जो भी हैं, अवसाद वनस्पति अवसाद भी लेके आएगी। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जो भी नदियां आती थी, यहाँ से जो भी नदियां निकलती थी, वो नदियां अपना अवसाद किस में डालती थी, इसमें डालती थी। किस में डालती थी, इसमें डालती थी। अब इसका क्या हुआ, मतलब इस भूसन्निधि में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, गाद या अवसाद बढ़ता गया, अवसाद बढ़ता गया, और अवसाद बढ़ने के बाद में जैसे जैसे बढ़ता गया, ऊपर से दबाव पड़ता गया, और इसकी जो तली है उसमें क्या है, वो अवसाद का क्या होगा, अवतलन होता रहा, मतलब नीचे दबाव होता रहा, उसका दबता रहा वो अवसाद। और एक दिन धीरे धीरे, भाई किसी चीज का अंत तो होता ही है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो नीचे और भी नीचे चले जाएगा। इसकी तली है वो बिल्कुल से भर गई। ठीक है, अवतलन होता रहा, इसका धीरे धीरे अंत अवतलन होता रहा। मान लेते हैं ये वाला यही क्षेत्र है, ये वाला यही क्षेत्र है, यहां से ये मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र है। मान लो ये पहले तो ये भर गया, उसके बाद में यहां से ऊपर से दबाव पड़ा, तो ये वाला क्या हुआ, इसका ऊपर से दबाव पड़ेगा, नीचे जाएगा तो वो क्या होगा, अवतलन हो गया। तो ये नीचे से दबाव पड़ा यहां से, और नदियां गाद लाती गई, गाद लाती गई, और अवसाद लाती गई, ये बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया, कोबर साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा आया कि ये पूरी तरह से भर गई, ये पूरी तरह से भर गई। अब ये पूरी तरह से भर गई तो ये क्या होगा, आपस में खिंचाव मारेगा, हलचल होगी। अरे जब हम खाना खाते हैं, मान ले खाना खा लिया, उसके बाद हमने दूध भी पी लिया, उसके बाद में हमने फल फ्रूट खा लिए, उसके बाद में सब कुछ खा लिया, हमारे पेट में भर गया। ठीक है, अब वो क्या होगा, अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो वो कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा वो, या तो उल्टी होगी, हम क्या करेंगे, उल्टी करेंगे उसको। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इसमें सारा का सारा काद भर दिया गया। ठीक है, अब ये वाला गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा लैंड है। भाई ये गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड है, ये दोनों स्थल भाग है। इन दोनों ने स्थल भागों ने क्या किया, एक दूसरे के सामने क्या किया, ये चलने लगे, एक दूसरे के सामने इन्होंने क्या किया, बिचाव करने की कोशिश की। ठीक है भाई, इधर से तो ये बढ़ा आगे और इधर से ये बढ़ा आगे।
अब ये आगे बढ़ेंगे तो इसका जो मलबा है उसका क्या होगा भाई, इसके मलबे का क्या होगा, वो मलबा कहाँ आएगा, ऊपर उठ के आएगा, वो ऊपर उठेगा। ठीक है भाई, अपन ने ज्यादा खा लिया, अपना पेट भर गया और उस पेट को किसी ने मान लो जोर से दबा दिया, ठीक है, इतनी ज्यादा दबाव डाला उसमें, तो वो खाना क्या करेगा, वो बाहर ही तो आएगा वो खाना। तो इसमें भी ऐसा है, वह इन्होंने यहां से दबाव डाला, इसने यहां से अंगारा लैंड जो स्थल भाग है इसने इधर की ओर दबाव डाला, इसने उधर की ओर डाला। तो ये जो मलबा भरा हुआ था इसमें, इस मलबे का क्या हुआ, उत्थान हुआ, इस मलबे का क्या हुआ, उत्थान हुआ। और यहां पर पर्वत श्रृंख, 2 पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। शुरुआत की बात बता रहा हूं, 2 पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। पहला तो कौन सा हमने क्या पढ़ा था, कुनलुन श्रेणी, कौन सी, कुनलुन पर्वत, कौन सा पढ़ा था, कुनलुन पर्वत। दूसरा अपन ने हिमालय, जो मैंने मुख्य हिमालय बताया है, हिमालय का निर्माण हुआ। कुनलुन पर्वत का निर्माण हो गया और हिमालय का निर्माण हो गया। अब देखो यहां पर ये इधर हो गया कुनलुन, इधर हो गया हिमालय। कोबर साहब से ये पूछा गया कि कोबर साहब ये बात तो चलो हम आपकी मान लेते हैं कि कुनलुन का भी निर्माण हो गया, हिमालय भी हो गया, लेकिन ये तिब्बत का पठार कहां से आ गया है बीच में। भाई इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में क्या है, तिब्बत का पठार है। क्या है, तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार कहां से आ गया, इसके बारे में तो भी तो बताओ हमारे को। तो इन्होंने कहा जब इन दोनों ने अपने एक दूसरे की ओर क्या किया, खिंचाव किया, मतलब एक दूसरे के ऊपर दबाव डाला, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थल भाग ने एक दूसरे की तरफ दबाव डाला, तो इनके जो सारे वाले भाग है, मतलब इनकी ये वाले भाग है, मतलब जो सीमा वाले भाग है, ये वाला भाग है, मान लो ये अपने पास है भूसन्नति है, ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है। ये इन्होंने बताया कि ये इधर से दबाव डाल रहा है, ये इधर से दबाव डाल रहा है, ये दोनों ही दबाव डाल रहे हैं इधर से, ये वाला भी दबाव डाल रहा है इधर से। तो कोबर साहब ने एक बात बताई कि यहां पर दबाव डाला तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये यहां से जो पर्वत श्रृंखला है वो यहां पर तो निर्माण हो गया, किसका, हिमालय का निर्माण हो गया। भाई हिमालय का निर्माण हो गया। और यहां पर किसका निर्माण हो गया, कुनलुन श्रेणी का निर्माण हो गया। यहां पर किसका हो गया, कुनलुन श्रेणी का निर्माण हो गया, जो कहां पर है, चीन में है। चलो जी ये बात सही है अपनी, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या है, ज्यादा इसका उत्थान नहीं हो पाया, तो इसलिए ये क्या बन गया, पठार बन गया। ये क्या बन गया, पठार बन गया, जिसे आज क्या कहा जाता है, तिब्बत का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिब्बत का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तिब्बत का पठार कहा जाता है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब देखो यहां पर कुनलुन श्रेणी हो गई, तिब्बत का पठार। भाई इधर तो हो गया कुनलुन श्रेणी हो गई, इधर से दबाव मारा तो ये भाग उठ गए, ऊपर उत्थान हो गया इसका, इधर से इसने दबाव मारा तो इसने किसका, हिमालय का निर्माण हो गया। बीच वाला जो भाग है वो स्थिर रह गया, तो स्थिर रहने के कारण वो क्या बन गया, तिब्बत का पठार बन गया। तारिम बेसिन वाला है, तो जो कुनलुन श्रेणी की जो नदियां हैं वर्तमान श्रेणी में आ रही है, तो उनके जो अपर्दन अपक्षय के कारण है उस बेसिन का निर्माण हुआ है वर्तमान में, उसका पहले निर्माण नहीं हुआ था। तो तिब्बत का पठार बन गया। बीच वाला भाग क्या बन गया इसका, ये वाला जो भाग है, अपन ये वाला भाग देखते हैं, ये वाला भाग क्या बन गया इसके पास में, ये वाला भाग क्या बन गया, तिब्बत का पठार बन गया। ये वाला भाग क्या बन गया, तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार बन गया ये वाला भाग। यहां पर पर्वत खड़े हो गए, यहां पर क्या हो गए, पर्वत खड़ा हो गया, हिमालय पर्वत। इधर कौन सा हो गया, कुनलुन पर्वत खड़ा हो गया, और ये बीच वाला भाग अपने पास में तिब्बत पे पठार। फिर कोबर साहब से ये बात पूछी गई, चलो जी आपकी बात सही है कोबर जी, हम मानते हैं आपकी बात को, ठीक है, लेकिन इसका जो अपन ने काल पढ़ा था, भाई इसका काल क्या था, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी पीछे, जो मैंने पहले बताया था कि पहले ये समझो, महाकल्प पढ़ा, कल्प पढ़ा है, और ये आपका शक और ये वाला पढ़ा था। तो उसमें क्या था, हमने ये पूछा इनसे कि इनका निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने क्या कहा, कोबर साहब ने एक बात कही, कोबर साहब ने एक बात कही कि पृथ्वी को 5 तो महाकल्पों में बांटा गया है, और 4 कल्पों में बांटा गया है, या फिर युगों में, और 16 शक और कालों में बांटा गया है। तो इन्होंने ये बात बताई कि जो तीसरा कल्प है, जो तीसरा, इसको महाकल्प भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने नाम बताया था, एक ही नाम है इनके, महाकल्प या फिर कल्प। तीसरे कल्प का अपने पास में क्या नाम था, तीसरे कल्प का नाम क्या था अपने पास में,
सीजोजोइक। तीसरे क्लब का अपने पास में क्या नाम था? सीजोजोइक नाम था। इसमें हमने कितने शक बांटे थे? 5 बांटे थे। कितने बांटे थे? 5 बांटे थे। ये बात सही है जी आपकी कि कोबर साहब आपने सीजोजोइक काल बता दिया, लेकिन शक और काल भी तो हैं। उसमें किसमें, उन कालों में से किसमें इसका निर्माण की अवस्था प्रारंभ हुई? तो इन्होंने बताया कि जो पहले वाला भाग था, पहले वाला भाग था उसका तो क्या नाम था? पहले इसका नाम देख लेते हैं एक बार। पहले वाले भाग का नाम था प्लायोसीन। क्या नाम था? प्लायोसीन। चलो जी, पहले वाले का नाम प्लायोसीन था। दूसरे वाले का नाम था इसमें कौन सा? इयोसीन। दूसरे वाले का क्या नाम था? इयोसीन था। और तीसरे वाले का नाम क्या था? ओलिगोसीन था। तीसरे वाले का नाम क्या था? ओलिगोसीन था। क्या नाम था? ओलिगोसीन। चौथे वाले का नाम पूछा तो चौथे वाले का नाम इन्होंने क्या बताया? मायोसिन बताया। क्या नाम बताया? मायोसिन नाम बताया। और पांचवें वाले का नाम क्या बताया इन्होंने? पेलियोसिन। भाई ये पेलियोसिन आएगा यहाँ पर, पेलियोसिन, पेलियोसिन, पेलियोसिन नाम बताया। और यहाँ पर इसका नाम क्या बताया? प्लायोसिन। यहाँ पर क्या नाम बताया? प्लायोसिन। तो ये देखो, हमने तीसरे महाकल्प की बात की, फिर उसको तो हमने 4 कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा। पहले वाले भाग का क्या नाम था? शक का क्या नाम था? पेलियोसिन। पेलियोसिन में इन्होंने कहा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, पेलियोसिन में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ खिंचाव कब किया? एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित कब हुए ये? तो इन्होंने बताया कि सीजोजोइक जो काल है उसमें एक काल आया था इयोसिन काल। कौन सा काल आया था? इयोसिन काल आया था। इयोसिन काल में इसकी क्या हुई थी? इसका उत्थान प्रारंभ हो गया था। कोबर साहब ने कहा कि इयोसिन काल में इसका उत्थान प्रारंभ हो गया था। और इयोसिन काल कब का था? आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का जो काल था उसे क्या कहते हैं? इयोसिन काल कहते हैं। 7 करोड़ वर्ष पूर्व के काल को क्या कहते हैं? इयोसिन काल कहते हैं। अब यहां पर देखो, यहां ये वाला इयोसिन काल, भाई इन्होंने निर्माण कब माना इसका? इयोसिन काल में। भाई निर्माण प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ निर्माण कब हुआ इसका? प्रारंभ कब हुआ ये निर्माण? इयोसिन काल में। इयोसिन काल में प्रारंभ हुआ, ठीक है, इयोसिन। और महाकल्प कौन से महाकल्प में हुआ? कौन से महाकल्प में हुआ? सीजोजोइक कल्प में। सीजोजोइक कल्प में। ठीक है जी, बात मान लिया आपकी कि प्रारंभ में इयोसिन था, फिर सीजोजोइक था। ठीक है, तो सीजोजोइक। अब देखो यहां से कोबर साहब बता रहे हैं ये बात कि इयोसिन और कितने करोड़ वर्ष पूर्व है? 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। कितने करोड़ वर्ष पूर्व की बात है? 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात बता रहा है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसिन काल आया था। और महाकल्प कौन सा था? सीजोजोइक महाकल्प था। एग्जाम में प्रश्न यहां से उठता है, एग्जाम में प्रश्न यहां से उठता है, और आया हुआ भी प्रश्न है ये एग्जाम में, क्योंकि वो तो घुमाने का प्रयास करता है। उसका सबसे ज्यादा क्या रहता है? प्रभाव ये रहता है कि अभ्यर्थी को कैसे भी करके अपने को उलझाना है। पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब हुआ? कौन से महाकल्प में हुआ? ऑप्शन में सीजोजोइक भी देगा और ऑप्शन में इयोसिन भी देगा। ठीक है, दोनों देगा वो। तो इयोसिन उसने महाकल्प के बारे में पूछा, नहीं कि काल व शक के बारे में पूछा है उसने। तो काल व शक के बारे में नहीं पूछा तो अपन कौन सा करेंगे? भाई किताबों में इयोसिन, मान लेते हैं कि आपने इयोसिन ही पढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इयोसिन करोगे वहां पर, और वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा वहां पर आंसर, क्योंकि उन्होंने महाकल्प पूछा है, उसने काल शक थोड़ी पूछा है, उसने महाकल्प पूछा है। तो महाकल्प कौन सा है? सीजोजोइक। इसी सीजोजोइक को क्या कहते हैं अपन? तृतीयक भी कह सकते हैं, तृतीयक महाकल्प भी कह सकते हैं इसको, तृतीयक महाकल्प भी कह सकते हैं इसको तृतीयक महाकल्प भी बोल सकते हैं अपन। तो ये हो गया सीजोजोइक, ये हो गया इयोसिन। इयोसिन तो कल्प अपने पास में शक है एक तरह से, और सीजोजोइक क्या अपने पास में? महाकल्प है। तो इन्होंने कोबर महोदय ने बताया कि इयोसिन सीजोजोइक महाकल्प में इसका क्या हुआ था? निर्माण शुरू हो गया था, मतलब उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब ये तो है नहीं कि एकदम से ही इतना बड़ा भाग है तो एकदम से ही खड़ा हो जाएगा वो, धीरे धीरे इसकी क्रिया शुरू हुई है, प्रारंभिक क्रिया शुरू हो गई इसकी।
सीजोजोइक के बाद में मैंने आपको तीसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का है भाई, ये ध्यान रखना। सीजोजोइक को 5 शक में बांटा गया। जो पेलियोजोइक था, पेलियोसीन था, उसमें इसका निर्माण नहीं हुआ तो उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो आपके काम की बात नहीं थी। दूसरे नंबर का मैंने लिया था इयोसीन लिया था, तो इयोसीन में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का अपने पास में आता है ओलिगोसीन। कौन सा आता है? ओलिगोसीन आता है। कौन सा आता है भाई? ओलिगोसीन आता है। ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं। उसके बाद में चौथे नंबर का आता है अपने पास में मायोसीन आता है। कौन सा आता है? मायोसीन आता है। और उसके बाद में 5 नंबर का अपने पास में कौन सा आ गया? मायोसिन के बाद में कौन सा आ गया अपने पास में? मायोसिन के बाद में आ गया अपने पास में पेलियोसिन आ गया। कौन सा आ गया अपने पास में? पेलियोसिन आ गया। ये पेलियोसिन आ गया। चलो जी 5 हो गए। और वो 5 भाग किसके हैं? इसी के हैं, सीजोजोइक के भाग है। 5 शक और काल जो मैंने 16 बताए थे उनमें से 5 है। इयोसिन काल में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। इयोसिन काल में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला या भारतीय उत्तरी पर्वतमाला का निर्माण उत्थान काल कब माना जाता है? उत्थान काल कब प्रारंभ हुआ? तो उत्थान काल प्रारंभ कब हुआ? कौन से काल में हुआ? इयोसिन काल में। महाकल्प कौन सा है? सीजोजोइक है। सीजोजोइक को क्या बोलते हैं? तृतीयक महाकल्प बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में आप देखो इयोसिन काल के बाद में कौन सा काल आया? ओलिगोसिन। कौन सा आया? ओलिगोसिन आया। ओलिगोसिन में भी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ रहा। ठीक है, मायोसिन में भी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ रहा और प्लायोसिन में भी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ रहा। अब देखो इयोसिन में तो इन्होंने बताया, कोबर महोदय ने, कि इयोसिन में 2 ही पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ था। कौन सा? कुनलुन का और दूसरा हिमालय का, जो वृहद हिमालय हम बोलते हैं, उन 2 का निर्माण हुआ था। एक तिब्बत के पठार का। इयोसिन काल की तो ये बात बताई उसने। उसके बाद में आगे वाला आते हैं भाई, ओलिगोसिन है, मायोसिन है और ये आपका प्लेयोसिन है। भाई इस काल में फिर देखो, एकदम मैंने बताया आपको एकदम से निर्माण नहीं होगा। इन दोनों का निर्माण चलो यहाँ पर होता रहा। फिर ये जो अपने कौन से आते हैं? एक लघु हिमालय आता है, एक मध्य हिमालय आता है, एक शिवालिक हिमालय आता है। उनका निर्माण कब प्रारंभ हो गया था? इस मायोसिन काल में आकर के प्रारंभ हो गया था। एक साथ में तो प्रारंभ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाला भाग था, यहाँ पर हिमालय था, यहाँ पर कुनलुन, ये तिब्बत का पठार था, और जो बाकी का बचा हुआ इधर तलछट था, जमाव था, उनका निर्माण क्या हुआ? उसका निर्माण बाद में धीरे धीरे हो गया। किसका? मध्य या लघु हिमालय का। और दूसरा कौन सा था अपने पास में? मध्य लघु हिमालय के बाद में अपना शिवालिक हिमालय। इनका निर्माण बाद में कौन से काल में? इस वाले काल में हुआ। इयोसिन काल में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है जी, ये बात भी आपकी समझ में आती है कि इयोसिन काल में, सीजोजोइक काल में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब देखो कोबर महोदय ने एक बात और बताई कि जो हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हम यही पढ़ रहे थे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। अब आप पूछोगे कि गुरुजी ये वाले जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसका निर्माण कार्य क्या आज रुक चुका है? वो मैंने देखो यहां से मैंने बताया कि कोबर महोदय चले इसको, उनको भूकंप के झटके महसूस हुए थे यहाँ पर। ठीक है, बार बार महसूस हो रहे थे। वो बात यहाँ पर आएगी, उस कड़ी को यहाँ इस कड़ी में जोड़ेंगे। अब इन्होंने बताया कि उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है वो आज भी क्या है? निर्माण अवस्था में है। आज भी क्या है? निर्माण अवस्था में है। आज भी निर्माण अवस्था में है। तीसरा अपना कौन सा था? तृतीयक सीजोजोइक। चौथा अपना कौन सा था? नियोजोइक था। तो नियोजोइक में हमने 2 माना था, तो नियोजोइक काल में भी इसका निर्माण क्या रहा था? प्रारंभ रहा था। क्या रहा था? प्रारंभ रहा था। और उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसका निर्माण क्या है? आज भी जारी है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का आज भी वो निर्माण की अवस्था में है। ये बात ध्यान रखना आप। अब ये बात सही है गुरुजी, आपको क्या पता, कोबर साहब को क्या पता कि निर्माण अवस्था आज भी जारी है? क्यों? आपके पास में क्या साक्ष्य, आपके पास में क्या प्रमाण है कि निर्माण अवस्था ये जारी है? मेरी बात सुनो, ये पिछली बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आप किस आधार पर किया, क्या आपके पास में क्या प्रमाण है कि आप बता सकते हो कि निर्माण अवस्था आज भी जारी है? अब प्रमाण कहां से ढूंढ के लाएं? तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इस पर्वतीय श्रृंखला में बार बार भूकंप का आना। बार बार क्या आना? भूकंप का आना। बार बार भूकंप का आना। बार बार भूकंप का
आना। चलो जी, बार बार जो भूकंप आता है क्यों आता है? क्योंकि ये वाला जो स्थलखंड है और ये वाला ये भाग है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। तो ये अगर खिसकेंगे तो पृथ्वी में भाई इतना बड़ा जो भाग है, इतना बड़ा जो भाग है गोंडवाना लैंड का, ये गोंडवाना लैंड का जो भाग है ये इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो ये खिसकेगा आपस में, तो दोनों में क्या होगी, हलचल तो पैदा होगी। और हलचल पैदा होगी तो धक्का कहां लगाएगा? यहां धक्का लगाएगा ये, और ये इधर वाला इधर धक्का लगाएगा। तो क्या होगा, इन धक्कों से क्या होगा, क्यों क्या होगा भाई, इन धक्कों से भूकंप आएगा। इन धक्कों से क्या होगा, भूकंप आएगा। तो ये वाली बात अपनी भूकंप वाली होती है। ये यहां से प्रश्न बनता है कि निर्माण अवस्था आपकी क्या, किस आधार पर बता सकते हो कि आज भी हिमालय पर्वत श्रेणी या फिर उत्तरी पर्वतीय माला निर्माण अवस्था में है? तो उत्तरी पर्वतीय माला निर्माण अवस्था में है, तो हम किसके क्या कह सकते हैं कि बार बार भूकंप का आना ही इसका प्रारंभ, प्रथम क्या है, साक्ष्य हमारे पास में इसका प्रमाण है। ठीक है जी, ये बात भी आपकी सही है कि आपने ये बात बता दी, भूकंप का प्रमाण है। अब ये देखो, इसमें भी एक बात बताऊं, कोबर महोदय का सिद्धांत हो गया। अब कोबर महोदय ने सिद्धांत कौन सा दिया? कोबर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, एक बार देख लेते हैं। कोबर महोदय ने सिद्धांत कौन सा आ गया? कोबर महोदय का भूसन्नति का सिद्धांत हो गया। कौन सा आ गया? भूसन्नति का सिद्धांत हो गया। कौन सा सिद्धांत हो गया? भूसन्नति का सिद्धांत। तो कोबर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई? भूसन्नति का सिद्धांत। यार कहां के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। कहां के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। और जर्मनी के निवासी थे तो ये इधर से चल करके इधर आए, चीन आए, कुनलुन श्रेणी पहुंचे, फिर ये काराकोरम दर्रे से यहां से होते हुए नाथुला दर्रे होते हुए तिब्बत के पठार होते हुए वापस गए। फिर इन्होंने एटलस पर्वत से साक्ष्य प्रमाण प्राप्त किए, आल्पस पर्वत से प्राप्त किए। ठीक है, तो इन्होंने हिमालय पर्वत से प्राप्त किए, वो भी इनसे प्राप्त किए। तो उनके भी ऐसे ही जो प्रमाण साक्ष्य मिले थे, तो ऐसे ही प्रमाण साक्ष्य मिले थे, तो उन्होंने ये माना कि इनका जो निर्माण हुआ है वो भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, फिर और पर्वतीय श्रृंखला गुरुजी हिमालय के अलावा और भी है क्या? बिल्कुल है। ये तो हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड में भी है, जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। इन सभी का निर्माण कब हुआ था? इसी युग में हुआ था, सीजोजोइक इयोसिन काल में हुआ था, इनका निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब देखो, अब ये यहां से यहां दबाव लगा रहा है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? मोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोड़ पढ़ेंगे। और मोड़ को क्या कहते हैं? वलित होना कहते हैं। मोड़ को ही वलित कहते हैं भाई। इसमें मोड़ पढ़ेंगे और वलित होगी श्रेणी। तो देखो, इसको क्या कहते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इस उत्तरी पर्वतीय श्रेणी को क्या कहते हैं? नवीन मोड़दार या फिर वलित पर्वत। क्या कहते हैं इसको? वलित पर्वत। चलो जी, अब इसको कोबर साहब ने क्या कहा? अल्पाइन पर्वत कहा। जो इस तरीके से बने हुए पर्वत हैं उनको कोबर महोदय ने क्या कहा? जर्मनी भाषा में अल्पाइन पर्वत कहा। हमने अपनी भारतीय भाषा में इनको क्या कह दिया? नवीन मोड़दार वलित पर्वत, जिनका निर्माण अभी नया नया हुआ है, जो क्या है, वलित होकर के मोड़ खा करके जो पर्वत बने हैं उसे क्या कहते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। अब ये नवीन मोड़दार सर जी यही है क्या? नहीं जी, बिल्कुल ये नहीं है। नवीन मोड़दार पर्वत उन सभी पर्वतों को कहा जाता है जो भूसन्नति से जिनका निर्माण हुआ है। मैंने बताया एटलस पर्वत है, उसका भी भूसन्नति से निर्माण हुआ है। ठीक है, वो आल्पस पर्वत है, उसका भी उसी से है। उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत है, वो भी एक नवीन मोड़दार पर्वत है। और आपके दक्षिण अमेरिका वाला है एंडीज पर्वत, वो भी एक नवीन मोड़दार पर्वत है। इन सभी का भूसन्नतियों से निर्माण हुआ है। और जो मैंने ये बताया स्थल भाग है, ये स्थल भाग ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगने के कारण उस श्रेणियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और कोबर साहब ने इनको क्या कहा? अल्पाइन पर्वत भी कहा है। क्या कहा है? अल्पाइन पर्वत भी कहा है। और जो इन्होंने भूसन्नति बताई थी, कोबर महोदय ने भूसन्नति कहा था भाई। जिस गर्त को क्या कहा इन्होंने? भूसन्नति कहा था। गर्त को क्या कहा था? भूसन्नति कहा था। तो भूसन्नति कहा था तो ये भूसन्नति से ही निर्माण हुआ। अगर भूसन्नति नहीं होती तो पर्वत का निर्माण क्या होता? तो कोबर महोदय ने क्या कहा कि भूसन्नति को क्या कहा? पर्वतों का पालना कहा। क्या कहा? पर्वतों का पालना का। ये प्रश्न भाई पूछा हुआ प्रश्न है।
ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि किसने कहा कि भूसन्नतिक पर्वतों का पालना है? कोबर महोदय ने। कोबर महोदय का कथन क्या है? कोबर महोदय का कथन क्या है? पर्वतों का पालना। भूसन्नति को उन्होंने क्या कहा? पर्वतों का पालना। पालना होता है ना पर्वतों का, ठीक है। उस तरीके से अवसाद भूसन्नति में आके क्या होते रहते हैं? इकट्ठे होते रहते हैं भूसन्नति में, और भूसन्नति में गिरते रहेंगे तो क्या होगा? इनका निर्माण होगा, ठीक है जी। यहां तक अपनी बात हो गई। अब बोलो यहां से नहीं 10-20 प्रश्न बनते हैं, यहां से 20 प्रश्न बनते हैं। ये बात आपके समझ में भी आ गई होगी। सिद्धांत किसने दिया भूसन्नति का? कोबर ने दिया। किस काल में इसका प्रारंभिक निर्माण अवस्था प्राप्त हुआ है? इयोसीन काल में। कौन से महाकल्प में? सीजोजोइक में, ठीक है। और ओलिगोसील में इसका निर्माण कार्य शुरू रहा। उसके बाद में मायोसीन, क्योंकि उसके बाद में और भी तो पर्वतीय श्रृंखलाएं बनी थी, जैसे मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये पर्वत श्रृंखलाएं, और जो सीजोजोइक है उसमें भी इनका निर्माण जारी रहा था। यहां तक अपनी बात क्या होती है? क्लियर होती है, ठीक है। तो और उसके बाद में अगला अपन देख लेते हैं कि निर्माण जो अवस्था है उसमें क्या है, आप किस आधार पर बता सकते हो, आपके पास में क्या साक्ष्य हैं? तो हमारे पास में क्या साक्ष्य है कि बार बार भूकंप का आना ही क्या है? निर्माण अवस्था है। अब ये निर्माण अवस्था वाला समझो, अभी शायद साल भर पहले चीन और क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो नेपाल एक तरह से अधिकृत क्षेत्र ही है चीन का, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि जो चीन है वो उसने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का मापन किया था। तो अपन ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848